नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड NCL, जी हाँ दोस्तों, वैकेंसी आ चुकी है और मैं इस वैकेंसी से बहुत खुश हूं क्योंकि इन्होंने हर किसी को मौका दिया है। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पे अगर आपने डिप्लोमा करा है, बीई करा है, बीटेक करा है और अगर आपकी एज 30 साल से कम है, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, तो जी हाँ दोस्तों, आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। और ये बहुत ही बढ़िया लेवल पे आप लोगों का एग्जामिनेशन होने वाला है, बहुत बढ़िया इसकी सैलरी भी है। तो सारी चीजें आप लोगों को बताने वाला हूं, चैनल के साथ जुड़े रहें और अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दूं, NCL की वैकेंसी आई है, ये आई है 9 फरवरी 2026, मतलब कि कल। और यहां पर इन्होंने जो बताया है, उन्होंने बताया है कि भाई यहां पर 3 वैकेंसीज इन्होंने निकाली हैं, ENT दैट इज इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए और मैकेनिकल के लिए, राइट। अब यहां पर इन्होंने बिल्कुल सिंपल लेवल पे बोल दिया है कि भैया डिप्लोमा या फिर रिलेवेंट टू डिप्लोमा और हायर क्वालिफिकेशन मिनिमम 3 ईयर कोर्स, अगर आप लोगों ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड मिनिमम 3 साल का कोर्स करा है तो आप लोग इस नोटिफिकेशन के थ्रू इस वैकेंसी पे फॉर्म फिल आउट कर सकते हैं और अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। जी हां दोस्तों, अगर आपका डिप्लोमा है, बी है, बीटेक है, मास्टर्स है, पीएचडी है, कुछ भी है, आप इसमें जा सकते हो। ये इन्होंने सबसे पहले क्लियर कर दिया है। अब इसके बाद गाइस थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को दिखाता हूं इसकी वैकेंसीज। टोटल जो वैकेंसीज आई हुई हैं वो वैकेंसीज आई हुई हैं 270। जी हां, 270 में से अगर देखा जाए कि कितनी मैकेनिकल की हैं, कितनी इलेक्ट्रिकल की हैं, वो भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले देख लीजिए, इसकी जो ऑफलाइन क्लोजिंग डेट है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की, वो है 5 मार्च, है ना। तो अभी आप लोगों के पास टाइम है, 1-2 दिन का टाइम लेकर के आप इसको जरूर फिलअप करिएगा, राइट। अब यहां पर आपको थोड़ा सा वैकेंसीज की डिटेल्स बता देता हूं। तो यहां पर गाइस अगर देखा जाए तो ये वैकेंसीज की डिटेल है। इसमें असिस्टेंट फोरमैन ENT जो आई है, इसमें जो वैकेंसी आई है वो टोटल वैकेंसी आई है 14, राइट, 14 वैकेंसी है। अगर मैं यहां पर मैकेनिकल की बात करूं तो मैकेनिकल में आप लोगों को 2 कैडर दिए हुए हैं, एक दिया हुआ है एक्सकवेशन का और एक है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का। अच्छा, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में ये कंफ्यूज मत हो जाना कि इसमें इलेक्ट्रिकल भी भर सकता है, दिस इज टोटली एंड टोटली फॉर मैकेनिकल ओनली। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल आपका इलेक्ट्रिकल में भी दिखाई देगा, दिस इज फॉर इलेक्ट्रिकल, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करूं तो यहां पर जो टोटल वैकेंसीज आपको दिख रही हैं वो है 87 + 21। अगर मैं इसको जोड़ता हूं अप्रोक्सीमेटली 108, राइट, है ना। अब 87 में 20 जोड़ोगे 107 और एक जोड़ दोगे 108। 108 वैकेंसीज हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जहां पर आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। साथ में टोटल वैकेंसीज 270 हैं, जिनमें से 108 आप लोगों के लिए हैं। यहां पर इन्होंने एक बहुत अच्छी चीज बोली है जो कि आजकल नोटिफिकेशंस में देखने के लिए नहीं मिल रही है, वो भी आप लोगों को बताता हूं। और उसमें एज लिमिट का एक बहुत अच्छा सा खेल है। लेकिन इसके पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा यहां पर कौन से डिपार्टमेंट है। भाई आप लोगों में से बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं सर हमने इक्विवेलेंट डिग्री इसकी ली हुई है, तो क्या ये हो सकता है। तो देखो यहां पर इन्होंने बता दिया है कि भैया ये जो असिस्टेंट फोरमैन ट्रेनिंग की पोस्ट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए, इसमें डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिनिमम 3 साल का कोर्स हो या फिर इससे ज्यादा का हो, हम चला लेंगे। यहां पर जो डिग्री होनी चाहिए उसमें इंजीनियरिंग डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग लिखा होना चाहिए। जो आप लोगों की डिग्री है उसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग लिखा होना चाहिए। फिर उसके बाद इन्होंने बताया कि कौन से जो ब्रांचेस हैं जो एलिजिबल नहीं है। तो मैकेनिकल पे इन्होंने बता दिया प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, थर्मल मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल कॉम्बिनेशन ऑफ द मैकेनिकल एंड इंजीनियरिंग एंड अदर दी सिमिलर ब्रांचेस, ये एलिजिबल नहीं है। मतलब यहां पर जो आपको कॉलम दिख रहा है इसमें वो डिपार्टमेंट है जो एलिजिबल नहीं है, ये जो कॉलम दिख रहा है इसमें वो डिपार्टमेंट है जो एलिजिबल है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यहां पर आप लोगों को एक चीज और बता देता हूं कि भैया यहां पर ट्रेनिंग पीरियड कितना होने वाला है। तो ENT इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 1 ईयर का है, बाकी इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए 2-2 साल का ट्रेनिंग पीरियड यहां पर इन्होंने बता दिया है। फिर उसके बाद थोड़ा सा और नीचे चलते हैं और यहां पर आप लोगों को बता देता हूं, यहां पे जो एज लिमिट के बारे में इन्होंने बोला बहुत बढ़िया, मतलब इसको पढ़ करके मुझे बहुत अच्छा लगा, एक्चुअली में अच्छा लगा। क्योंकि बहुत सारे लोग, ये यहां पर बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने देखा होगा कि आजकल जितने भी फॉर्म्स आ रहे हैं उसमें जो आपकी मैक्सिमम एज लिमिट है या तो 27 साल होती है, 28 साल होती है। लेकिन इसमें जो मैक्सिमम एज लिमिट दी हुई है वो दी हुई है 30 साल, मतलब 18 साल से लेकर के 30 साल तक के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं वो सारे के सारे फॉर्म भर सकते हैं। अब ये 30 साल कब से देखा जाएगा, तो ये देखा जाएगा 5 मार्च 2026 से, राइट। 5 मार्च 2026 तक में अगर आपकी 30 साल की एज हो रही है तो ठीक है, और अगर उसके बाद 31 में लग रहे हो तो फिर नहीं चल पाएगा, तो मतलब 30 तक का है। और इसके साथ साथ आपको रिजर्वेशन भी मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं SC ST की बात करूं तो 5 साल का आपको एज रिलैक्सेशन मिलता है, तो टोटल कितना हो गया 35 साल। और अगर OBC की बात करूं तो उसमें 3 साल का मिल जाता है, तो कितना हो गया 33 साल, और अनरिजर्व्ड के लिए 30 साल, ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और यहां पर आप लोगों को 1-2 चीजें और बताता हूं। यहां पर इन्होंने जो एग्जाम फॉर्म फी रखी
की है, इसमें भी एक चीज है जो आपको समझनी पड़ेगी। द थिंग इज आजकल एग्जामिनेशन फी थोड़ी सी महंगी हो गई है ना। उसका एक रीजन ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं जिन्हें मतलब एक तरीके से देखा जाए, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो सिर्फ नाम के लिए फॉर्म भर देते हैं, फिर एग्जाम देने जाते नहीं। क्यों? फॉर्म फीस सस्ती होती है, लेकिन उनका जो अरेंजमेंट करने के लिए सारी चीजें होती हैं वो बहुत महंगा होता है ना। तो इन्होंने क्या करा है, इन्होंने थोड़ा सा एग्जाम फी थोड़ा सा बढ़ा के रखी हुई है। 1000 रुपए एग्जाम फी रखी हुई है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, मतलब SC ST ESM एंड PWBD के लिए यहाँ पर कोई भी फीस नहीं है, लेकिन 1000 रुपए फीस आप लोगों की अनरिजर्व OBC कैटेगरी के लिए प्लस 18% GST, मतलब टोटल आपको 1180 रुपए फीस लगेगी यहाँ पर। इसकी वजह से काफी सारे स्टूडेंट फॉर्म नहीं भरते हैं, लेकिन आई विल सजेस्ट कि आप लोग फॉर्म जरूर भरिएगा। फिर उसके बाद गाइस थोड़ा सा और आगे चलते हैं, यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में आप लोगों को बता देता हूं। दिस इज अ वेरी गुड थिंग जिसमें आप लोगों को समझना है। भाई सिलेक्शन प्रोसेस में इन्होंने बहुत सिंपल लेवल पे एक चीज है जो बोल दी है, राइट। अब वो इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि भैया 100 नंबर का हम पेपर लेने वाले हैं, 1.5 घंटे का पेपर होगा। सब कुछ इन्होंने बिल्कुल क्लियरली बता दिया है। यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी कंडक्टेड सेपरेटली फॉर ईच पोस्ट, हर पोस्ट के लिए अलग अलग पेपर बनने वाला है। द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी 100 मार्क्स 90 मिनट, मतलब 100 मार्क्स का होगा और 90 मिनट का होगा, और एक बार में ही होना है, इन वन सिटिंग। बार बार नहीं कि CBT 1 दिया फिर CBT 2 के लिए अलग डेट आएगी, एक ही बार में पेपर होगा आपका, 90 मिनट का होगा, 100 मार्क्स का होगा। इन 100 मार्क्स में से जो 70 मार्क्स हैं वो आपके डिसिप्लिन, मतलब जैसे आप मैकेनिकल के हो तो मैकेनिकल के 70 मार्क्स, इलेक्ट्रिकल के हो तो इलेक्ट्रिकल के 70 मार्क्स, और जो 30 मार्क्स हैं वो आपका नॉन टेक्निकल का होगा। हर मार्क में आपको 1 नंबर मिलेगा, और नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जी हां दोस्तों, इसकी एक और खास बात है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब आप कैलकुलेटिव रिस्क लेकर के भी क्वेश्चन लगा सकते हो, और 100 के 100 क्वेश्चन आप डन कर सकते हो। ये इसकी खास बात होने वाली है। यहां पर लिखा हुआ है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, दैट देयर इज नो पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, नो मार्क्स विल बी अवॉर्डेड फॉर अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस एंड द क्वेश्चन पेपर शैल बी इन द बाइलिंगुअल, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में होने वाला है। तो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनको हिंदी और इंग्लिश में प्रॉब्लम होती थी, उनके लिए भी अच्छा है कि भाई हिंदी में नॉन टेक्निकल के क्वेश्चन को समझ लो, आंसर लगा दो। तो मतलब अगर देखा जाए तो ये आपकी वो सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है जो एक्चुअली में एक एस्पिरेंट को चाहिए होती कि पेपर हिंदी इंग्लिश में भी मिल जाए, आपका जो नेगेटिव मार्किंग है वो भी ना हो, एक ही बार में पेपर लो, काम खत्म कर दो, और फिर साथ में जो एज लिमिट है वो भी 30 साल, 33 साल और 35 साल दे दी गई है, राइट, अनरिजर्व्ड OBC और SC ST के लिए। फिर उसके बाद गाइज इन्होंने आगे चलते हैं, यहां पर इन्होंने बता दिया है ये सारी चीजें तो आप लोगों को पता है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। यहाँ पर इन्होंने सिलेबस और हर एक चीज बहुत अच्छे लेवल पर इन्होंने दिखा दिया है कि भाई ये सिलेबस होने वाला है जिसको आप लोग पढ़ने वाले हो। 5 मार्च तक है इसकी लास्ट डेट, तो आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आप सभी लोगों के लिए कि आप एग्जामिनेशन का फॉर्म पहले ही भर दें, अंत का मतलब जो टाइम है वो ना लगाएं। इसकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होने वाली है 11 तारीख से, मतलब 11 फरवरी से। और कहां पर फॉर्म फिल करना है आप लोगों को, www.nclcil.in पर आप लोगों को फॉर्म अपना फिलअप करना है, ठीक है। चलिए, अप्लाई करने के लिए मैंने आपको बता दिया कहां पर आपको अप्लाई करना है, अपनी डिफरेंट जो पोस्ट है उसमें आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा। देन उसके बाद थोड़ा सा और आगे चलते हैं, और यहां पर आप लोगों को इसका सिलेबस दिखाता हूं, राइट। ओके, यहाँ पर डेट्स वगैरह हैं, डेट्स में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद सिलेबस दिखा देता हूँ। इन्होंने बता दिया ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म कब से शुरू होने वाला है, 11 फरवरी से सुबह 10 बजे से शुरू हो जाएगा, और कब तक रहेगा, 5 मार्च रात के 12 बजे तक, राइट। तो उसके पहले फॉर्म भर लीजिएगा। इन्होंने बताया टेंटेटिव डेट ऑफ डाउनलोडिंग द एडमिट कार्ड विल बी इंटीमेटेड सून, देन टेंटेटिव डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट वो भी आपको बताया जाएगा। अब यहाँ पर ये होता है कि भैया इसका एग्जामिनेशन कब होगा, तो देखो भाई 5 मार्च तक तो फॉर्म भरने वाले हैं, फिर उसके बाद एटलीस्ट 2 महीने ले लो, मतलब 2 से 3 महीने का आप लोगों को मिनिमम टाइम तो मिलने वाला है जिसमें आप लोग इस फॉर्म को कैटर कर सकते हो। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो SSC JEE RRB JEE की तैयारी कर रहे हैं वो इस फॉर्म को जरूर भर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम लेवल बिल्कुल सेम होने वाला है मेरे दोस्त। क्योंकि इसका सिलेबस तुम देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि भैया मैकेनिकल का सिलेबस तो SSC से कम दिया है, राइट। अब देखो यहाँ पर इन्होंने सबसे पहले 70 मार्क्स के बारे में बता दिया। यहाँ पर मैं आपको मैकेनिकल का सिलेबस दिखा देता हूँ, चलो आ जाओ बेटा। ये तो इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस है। इलेक्ट्रिकल का सिलेबस नो डाउट बहुत सारा दिया है, मतलब मैंने देखा इलेक्ट्रिकल का सिलेबस काफी ज्यादा था, लेकिन ये मैकेनिकल में थ्योरी ऑफ मशीन है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, थर्मल इंजीनियरिंग उसकी प्रॉपर्टीज, मतलब ये स्ट्रेंथ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बता दिया। यही SSC JEE का सेम देखो ना, SSC JEE जैसे ही तो डाला है, देखो
हर एक चीज तुम्हें नहीं दिख रही है। थर्मल इंजीनियरिंग का मतलब ऐसा लग रहा है एसएससी जेई का जो सिलेबस है उसको कॉपी पेस्ट मार दिया है, राइट। फिर उसके बाद गाइज आपको एयर स्टैंडर्ड साइकिल, बॉयलर्स, मतलब एग्जैक्ट आप लोगों को एसएससी जेई का सिलेबस कॉपी पेस्ट मार करके दिया जा रहा है, राइट। तो ये आपका एसएससी जेई का सिलेबस हो गया। फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का आ गया। तो गाइज अब अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि आपके पास ये बहुत अच्छा मौका है, 2026 में आपको फिर से एक ऐसा ऐसा मौका मिल रहा है जहां पर आप इसमें जा सकते हो। और नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड का है, मतलब कि आप लोगों की नॉर्थ इंडिया में ही कहानियां होने वाली हैं। तो ये काफी अच्छा रहेगा आप सभी लोगों के लिए। एंड हिंदी और इंग्लिश में पेपर होने वाला है। 108 वैकेंसीज हैं, दैट इज अ वेरी गुड वैकेंसी फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग। जहां पे मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए वैकेंसीज नहीं निकलती, यहाँ पर बहुत सारी वैकेंसीज हैं। सो आप सभी लोग जाएंगे, फॉर्म जरूर भरेंगे। और आप अगर इसकी तैयारी कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको इसकी बहुत सारी चीजें मिलेंगी। डिटेल सिलेबस के ऊपर भी मैं एक सेशन कर दूंगा, जहां पर आप लोग इसके वीडियोज में, मतलब मैं वीडियो एक बना दूंगा इसका, है ना, डिटेल सिलेबस का, कि कैसे तैयारी करनी है। पूरा स्ट्रैटेजी बना लेंगे कि किस तरीके से इस एग्जाम को भी कैटर करें। एसएससी जेईई, आरआरबी जेईई के साथ एनसीएल की तैयारी कैसे करें, ये भी मैं आप सभी लोगों को बता दूंगा। और आप लोगों के कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। एंड हाँ, एग्जाम ऑन एजुकेशन जो हमारा एप्लीकेशन है उसको जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, सो दैट बढ़िया लेवल पे आपकी तैयारी हो सके और बढ़िया लेवल पे आप सिलेक्शन ले सकें। मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।